Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी फोबिया पर। फोबिया जिसका अर्थ है असंगत या अतार्किक भय। फोबिया क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। यानी फोबिया में जो मेन कारण होता है, मेन लक्षण होता है, वह चिंता होता है। अत्यधिक चिंता के कारण ही फोबिया उत्पन्न होता है। फोबिया किसी भी वस्तु या सिचुएशन के प्रति लगातार, परसिस्टेंट मतलब लगातार बना रहने वाला, और असंगत यानी कि जो तर्कहीन है, ऐसा भय होता है। वास्तव में वो जो उद्दीपक है या घटना है, वास्तव में कोई खतरा उत्पन्न नहीं करती है या फिर बहुत कम खतरा उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस विशिष्ट उद्दीपक से या घटना से लगातार और असंगत भय रखता है। और यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों से वो डरता है, उससे वो बचने की कोशिश करता है। फोबिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। स्पेसिफिक फोबिया, जिसे हम विशिष्ट फोबिया भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति किन्हीं खास उद्दीपकों से डरता है जो कि खतरनाक नहीं होते हैं। नंबर 2, सोशल फोबिया, सामाजिक फोबिया। लोगों के सामने आने पर उसे एम्बैरेसमेंट फील होती है, यानी वो लोगों के बीच जाने से डरता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे, मेरी कमियों के बारे में मजाक उड़ाएंगे। थर्ड है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया वो फोबिया होता है जिसमें कि व्यक्ति उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करता है जहां उन्हें लगता है कि उन परिस्थितियों से निकल पाना, बच पाना मुश्किल होगा। जैसे भीड़ भाड़ के स्थान, ऐसा लगता है कि कहीं अगर कुछ हो गया तो भीड़ में भगदड़ मच गई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से वो उसके अंदर अगोराफोबिया डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि फोबिया के क्या क्या कसौटियां हैं। कौन से लक्षण देख करके हम ये कहते हैं कि फला व्यक्ति में फोबिया का रोग है। सबसे पहली जो कसौटी है वो कहती है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कि लगातार और तर्कहीन भय लगातार बना रहे। जब उसे लगता है, जिस चीज से वो डरता है, उसकी उपस्थिति मात्र से या फिर उसके उपस्थित होने की संभावना को लेकर भी व्यक्ति जब लगातार डरता रहता है, ये एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण है कि जब भी उसके सामने वो उद्दीपक आता है जिससे वो डरता है, उसको देखते ही उसके अंदर एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है, चिंता उत्पन्न हो जाती है, या चिंता के दौरे पड़ने आरंभ हो जाते हैं। वह व्यक्ति ये जानता है कि उसका जो डर है, ये जो असंगत डर है, वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरता है। वह उन चीजों या उन परिस्थितियों से बचता है जिससे कि उसे फोबिया है। और जो ये लक्षण हैं फोबिया के, उसके दैनिक दिनचर्या में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। और इन सभी लक्षणों की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये व्यक्ति फोबिया से पीड़ित है।
तो कुल मिला के इन कसौटी से हमें पता चलता है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु से लगातार डरता है और वो डर असंगत होता है, यानी वो व्यक्ति या परिस्थिति खतरा उत्पन्न नहीं करती है या बहुत कम करती है, लेकिन व्यक्ति उसे बढ़े हुए रूप में परसीव करता है और उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी पीछे 3 टाइप्स बताई थी कि फोबिया 3 तरह का होता है, स्पेसिफिक फोबिया और सोशल फोबिया और अगोराफोबिया। तो हम पहले बात करते हैं स्पेसिफिक फोबिया की। स्पेसिफिक फोबिया जिसमें कि व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तु या परिस्थिति से डरता है। तो ये भी आगे 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले एनिमल फोबिया, इसमें व्यक्ति किसी जानवर से अतार्किक भय रखता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया यानी अजीवित वस्तुओं के प्रति असंगत भय उत्पन्न करना। बीमारी या चोट से उत्पन्न भय। और नेक्स्ट है रक्त फोबिया। अब आगे हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल फोबिया की। जैसे मैंने अभी बताया, एनिमल फोबिया का मतलब होता है कि व्यक्ति किन्हीं जानवरों से भय रखता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया जिसमें कि व्यक्ति किसी बैक्टीरिया या जर्म्स से भय रखता है। सेकंड एग्जाम्पल है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया जो कि कुत्तों के प्रति असंगत भय कहलाता है। व्यक्ति कुत्तों को देख करके फोबिक बिहेवियर करता है। इंसेक्टोफोबिया यानी कीड़े मकोड़ों के प्रति भय। जूफोबिया, जूफोबिया मतलब सभी प्रकार के जानवरों से भय। तो जैसे हमने अभी देखा कि जानवरों के प्रति भय, डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल दिए। ये भय कुत्तों से हो सकता है, सांप से हो सकता है, या कीड़े मकोड़ों से हो सकता है, या बैक्टीरिया या जर्म से हो सकता है। तो इनकी प्रेजेंस में व्यक्ति को बहुत ही चिंता और चिंता के दौरे पड़ सकते हैं। सेकंड जो फोबिया जो स्पेसिफिक फोबिया के अंदर आता है वो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया, यानी अजीवित वस्तुओं के प्रति असंगत भय। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूं। अजीवित वस्तु जैसे कि फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर जिसे मोनोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर, अगर एक व्यक्ति पहली मंजिल पर भी चला जाए तो उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाएं चिंता के और वो बहुत ही बेचैनी महसूस करे। अगोराफोबिया, लोगों के बीच भीड़ में वो व्यक्ति भय, असंगत भय शो करे। नेक्टोफोबिया, अंधेरे से भय, अंधेरा होते ही उसके मन में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है और अजीब सा व्यवहार व्यक्ति करता है। क्लस्ट्रोफोबिया, बंद स्थानों से भय, जैसे कि एक व्यक्ति लिफ्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो बंद हो जाती है। तो एक कमरे में कमरा अगर बंद कर दिया जाए तो भी उसे डर लगता है और बहुत ही एंजाइटी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। एल्गोफोबिया, दर्द से भय। पायरोफोबिया, आग से भय। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अजीवित वस्तुओं के प्रति भय को दर्शाते हैं। इसी में ही जो स्पेसिफिक फोबिया है उसमें तीसरा था इलनेस और इंजरी फोबिया, यानी कि बीमारी और चोट से भय। इसका एग्जाम्पल है कैंसरोफोबिया, व्यक्ति हमेशा डरता है कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं हो गया है। नेक्रोफोबिया, मृत्यु से डर, हमेशा वो उसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मरने वाला हूँ। एल्गोफोबिया, पेन से भय, दर्द से भय। माइसोफोबिया, कंटेमिनेशन, यानी कि जैसे अभी कोविड काल चल रहा है कि हम कंटेमिनेट हो जाएंगे कि हमें दूसरों की से
जो जर्म्स के कारण जो कंटेमिनेट यानी कि उस बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। और लास्ट स्पेसिफिक फोबिया है ब्लड फोबिया, कि व्यक्ति अगर रक्त देख लेता है, चाहे वो ब्लड का टेस्ट कराने गए तो एक बूंद खून को देख करके ही उसके अंदर पैनिक जो अटैक आ जाए, या फिर किसी को इंजेक्शन लगते हुए या किसी चोटिल व्यक्ति को देख करके व्यक्ति फोबिया का व्यवहार दर्शाता है। अब दूसरा प्रकार फोबिया का है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगोराफोबिया का मतलब होता है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, पब्लिक प्लेसेस में लोगों के इकट्ठा होने के जो स्थान है उसके प्रति व्यक्ति जब भय रखता है तो उसको हम अगोराफोबिया कहते हैं। क्योंकि अगोराफोबिया में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में कुछ अगर हो गया तो मैं वहां से बच नहीं पाऊंगा। तो इसी भय के कारण वह लोगों के बीच यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जाने से घबराता है, और इस के कारण वह उन सिचुएशंस को अवॉइड करता है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले स्थान, जैसे कि कार और बस में यात्रा करना, घर में अकेला रहना, रेस्टोरेंट्स में जाना, थिएटर्स, पुल पर जाना, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स में जाना, टनल्स जहां पर सुरंग है, सुरंग से निकलना, शॉपिंग मॉल्स में एस्केलेटर्स जो ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां रूपी अपने आप ऑटोमेटिकली चलती हैं, एस्केलेटर्स, या फिर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना। तो इन परिस्थितियों में उन्हें लगता है कि अगर कुछ हो गया तो मेरे बच निकलने की संभावना कम है, इसीलिए उसके अंदर पैनिक अटैक आते हैं, जिसे हम अगोराफोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया का मतलब होता है कि जहां पर लोग हैं, यानी सामाजिक जैसे फंक्शंस में लोगों के बीच जाने से डरना, क्योंकि उसे एक तीव्र प्रकार की चिंता होती है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मुझे नेगेटिवली, मेरा नकारात्मक रूप से मूल्यांकन करेंगे, या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसमें, सोसाइटी में, उस समाज में, या फिर जो परफॉर्मेंस की सिचुएशन है। माना कि एक स्कूल का फंक्शन है और स्कूल में आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो उस वक्त भी वो व्यक्ति जिसे सोशल फोबिया है स्टेज पर जाने से घबराएगा, उसे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, और इस कारण से वह सोशल सिचुएशंस में जाने से डरता है, क्योंकि ये परिस्थितियां उसके अंदर चिंता उत्पन्न करती है। वह व्यक्ति जानता है कि उसका डर बहुत अत्यधिक है और जो कि अनरीजनेबल है, अतार्किक है, लेकिन फिर भी जो सोशल सिचुएशंस में या परफॉर्मेंस की सिचुएशंस को वो अवॉइड करता है, यानी दूसरों के सामने परफॉर्मेंस देने से घबराता है। ये जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, कहीं ना कहीं उसकी नॉर्मल रूटीन को बाधित करते हैं, उसके व्यवसाय और सोशल फंक्शनिंग में यानी समाज में उसके व्यवहार को भी बाधित करते हैं। तो अभी हमने बात की 3 प्रकार के फोबियाज की, स्पेसिफिक फोबिया, अगोराफोबिया और सोशल फोबिया। अब हम बात करेंगे कि इटियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फोबिया उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जैविक कारक, और इसमें पहला कारक है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वतंत्र नाड़ी संस्थान। स्वतंत्र नाड़ी संस्थान में
ब्रेन जो हमारा है वो उसके अंदर ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्वतः यानी अपने आप होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, पता भी नहीं चलता, आप पलकें झपकाते हैं, आपकी दिल की धड़कन अपने आप धड़कती है, आपकी जो पल्स रेट है, ठीक है, नाड़ी अपने आप चल रही है। तो इन सबको कौन नियंत्रित करता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो लीजी बताते हैं कि उन व्यक्तियों में फोबिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन व्यक्तियों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है। यानी कि जब भी कोई वातावरण में हल्का फुल्का चिंता उत्पन्न करने वाला उद्दीपक प्रस्तुत होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है, उन व्यक्तियों में फोबिया के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो ये बायोलॉजिकली जो अपने आप जो जैविक संरचना है, कहीं ना कहीं जैविक संरचना के कारण, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनका कमजोर है और वो बाहरी उद्दीपकों से जल्दी उत्तेजित होता है, इसी वजह से व्यक्ति में फोबिया उत्पन्न होता है। दूसरा कारक है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स हमें बताते हैं कि ये रोग, इस रोग के होने का कारण कहीं ना कहीं जीन्स भी है। जीन्स क्या है? हम अपने माता पिता से जो गुण लेते हैं वो जीन्स के माध्यम से लेते हैं। तो अगर माता पिता में से कोई भी फोबिया डिसऑर्डर से ग्रसित है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि उनके बच्चों में भी आगे चल करके फोबिया डेवलप हो जाए। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स भी फोबिया उत्पन्न होने के कारण होते हैं। अब हम अगली बात करेंगे साइको एनालिटिकल फैक्टर्स की। साइको एनालिटिकल फैक्टर्स कहते हैं कि फोबिया के उत्पन्न होने का कारण कहीं ना कहीं अचेतन मन में छिपा होता है। अचेतन मन में क्या होता है कि जो भी ऐसी घटनाएं जो कि दुख का कारण बनती हैं या ऐसी अनैतिक इच्छाएं जो हम वर्तमान में प्रकट न हो जाए उससे बचते हैं, उनको अचेतन मन में दबा दिया जाता है। तो सबसे पहले साइको एनालिटिक फैक्टर्स में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी क्या कहती है? डिस्प्लेस नाम से ही आपको पता चलता है कि जब चिंता का जो स्थान है वो बदल दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी में हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जिस वस्तु या घटना से डर रहा है, यानी जो घटना या उद्दीपक व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न कर रही है, वास्तव में वो डर उसके प्रति नहीं होता, बल्कि उस डर को स्थानांतरित किया गया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या घटना पर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ हैंस का। एक बच्चा था हैंस, जो कि घोड़ों से बहुत डरता था, और जब उसका ये डर लगातार बना रहा तो उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया कि ये घोड़ों से क्यों डरता है, इसको जानने के लिए। तो जब उसके केस का पूरा अध्ययन किया गया तो पता चलता है कि वास्तव में वो बचपन से ही अपने पिता से बहुत डरता था।
पिता से बहुत डरता था और उस डर को, पिता के डर को ही उसने घोड़ों पर स्थानांतरित कर दिया। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। जो एंजाइटी पिता के प्रति थी, जो चिंता, जो डर पिता के प्रति था, उस पिता के डर का स्थान बदल करके कहाँ हो गया? घोड़ों के प्रति हो गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंजाइटी। तो फोबिया में वास्तव में ये पॉइंट क्या कहता है कि जिन वस्तुओं के प्रति भय होता है, वास्तव में उनके ना प्रति होकर के किसी दूसरे उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति होता है, जो कि किसी दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट डेंजरस इंपल्सेस, कि साइकोएनालिटिक फैक्टर में ये दूसरा पॉइंट कहता है कि व्यक्ति के अंदर अचेतन मन में कुछ ऐसे खतरनाक आवेग होते हैं। आवेग मतलब ऐसे थॉट्स होते हैं। उन थॉट्स के प्रति वह एक सुरक्षा का कवच डाल देता है, फोबिया का व्यवहार अपना करके। कैसे? कि फोबिया एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फोबिया एक सुरक्षा करने का तंत्र है, जिससे कि एक व्यक्ति अपने आप को चिंता से बचाता है। और वो चिंता किस वजह से उत्पन्न हुई है? जो उसने अपने अचेतन मन में जो सेक्सुअल और अग्रेसिव, आक्रामक जो इच्छाएं हैं वो दबा दी हैं। जो मन में आवेग आते हैं जो कि गलत हैं, उनको एक सुरक्षा का कवच फोबिया के व्यवहार के द्वारा पहना दिया जाता है। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ कि एक व्यक्ति को तालाब से बहुत डर लगता था। तालाब से बहुत डर लगता था। तालाब के पास जाने से वो बड़ा ही अटपटा और अतार्किक व्यवहार करता था। तो ऐसे व्यक्ति को जब साइको एनालिसिस के चिकित्सक के पास ले जाया गया, तो उन्होंने अचेतन मन तक पहुंचकर ये पता किया कि वास्तव में उसके अचेतन मन में जो विचार चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को इस जो तालाब है, तालाब में डुबोकर मार दूं। ये खतरनाक सोच उसके मन में चल रही थी। ये सोच कहीं प्रकट न हो जाए, उस वजह से उसके अंदर इस तालाब के प्रति भय उत्पन्न होने के लक्षण पैदा हो गए। तो वास्तव कारण का क्या है कि ये जो डेंजरस इंपल्सेस हैं, खतरनाक सोच है, और उनके प्रति डिफेंस मैकेनिज्म, एक सुरक्षा का कवच क्या है? वो फोबिया के लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट कारक, व्यवहारात्मक कारक, यानी कि फोबिया उत्पन्न होने का कारण व्यवहारात्मक भी होता है। बिहेवियरल फैक्टर्स, जिसमें कि वाटसन का बहुत काम है। वाटसन कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी व्यवहार सीखता है, और जैसे किसी व्यवहार को सीखा जाता है, उसको अनसीखा भी किया जा सकता है। यानी सीखे गए व्यवहार को हम अनसीखा, यानी उस व्यवहार को हम खत्म भी कर सकते हैं। अब यहाँ बिहेवियरल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट है अवॉइडेंस कंडीशनिंग। अवॉइडेंस कंडीशनिंग यानी कि वाटसन कहता है कि फोबिया कुछ नहीं है, फोबिया भी एक सीखा हुआ व्यवहार है। क्यों सीखा? क्योंकि ऐसा व्यवहार करने पर हमें पुरस्कार मिला। कहीं ना कहीं हमने इस व्यवहार को सीखा है। यानी फोबिया के सीखने से हमारी चिंता कम हुई है, इस वजह से वो व्यवहार हमने सीख लिया। जैसे वाटसन ने एक कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज को समझाया। एक छोटा बच्चा था, एल्बर्ट, ये रहा एल्बर्ट। अब ये बच्चा खेल रहा है,
ये एक हथौड़ा है, ठीक है। आपको पता ही है कि हथौड़ा की अगर बहुत जोर से चोट की जाए तो अचानक हुई आवाज हमें डरा देती है। तो एल्बर्ट ऐसे ही खेल रहा था और उसे एक ये छोटा सा सफेद रैबिट, जो या एक सफेद चूहा कह लीजिए फर वाला, उसको देखता है। जैसे ही इसको देखता है, इसको इसकी तरफ जाने का प्रयास करता है, लेकिन वाटसन तभी इस हथौड़े से बहुत जोर की चोट करता है जिससे बहुत तेज आवाज आती है। ऐसा कई बार होता है और जैसे ही हथौड़ा बचता है वो बच्चा रोने लगता है, डर जाता है वो। और कहीं ना कहीं जब बार बार ये चीजें हो रही हैं कि चूहे के साथ हथौड़ा बचता है, तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कंडीशनिंग हो जाती है। तो चूहा, ये एल्बर्ट एल्बर्ट अगले कुछ प्रयासों में सिर्फ चूहे को देख करके ही रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है चूहा दिखा तो अब बहुत जोर से आवाज भी आएगी, और उस चिंता से डरने बचने के लिए कि अब आवाज आने वाली है, उसने रोना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार से हम आम जीवन में भी जो फोबिया का व्यवहार है सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं उस फोबिया के व्यवहार से हम चिंता से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये वाटसन के अनुसार एक सीखा हुआ व्यवहार है। अब यहाँ पर जो सीख लिया, जैसे ये व्यवहार सीख लिया है, उसको अनसीखा भी किया जा सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल वाटसन ने दिया कि एक जॉन लड़का था जो कि 8 साल का था, और उसे जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनसे डर उत्पन्न हो गया, क्योंकि बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से उसने वाहनों से डरना शुरू कर दिया। अब वाटसन ने डीकंडीशनिंग, यानी जो सीखा है उसको अनसीखा करके दिखलाया, मात्र पुरस्कार के द्वारा। उन्होंने धीरे धीरे पहले पहले जॉन से व्हीकल्स के बारे में बातचीत की। अगर वो जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाता था तो उसे चॉकलेट दी जाती थी, और फिर धीरे धीरे उसको वाहनों के समीप लेके जाया गया। अगर वो नहीं डरता था तो उसको चॉकलेट दी जाती थी, और धीरे धीरे करके इस पुरस्कार के माध्यम से उसके अंदर बैठना, फिर ड्राइव पे ले जाना सब संभव हो पाया, और उसका वाहनों के प्रति डर खत्म हो गया। तो जैसे कोई चीज सीखी जा सकती है, उसको अनसीखा भी किया जा सकता है। बिहेवियरल फैक्टर्स में दूसरा है मॉडल लर्निंग, कि फोबिया के लक्षण देख करके सीखे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई छिपकली को देख करके बहुत जोर से चीखता है, अगर बच्चा देखता है कि उसके पिता हर बार छिपकली को देख करके चीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार देख करके सीख रहा है, और उस बच्चे में भी छिपकली के प्रति फोबिया उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जब भी कोई व्यक्ति व्यवहार किया जाता है, अगर उसको पुरस्कार प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति सीख लेता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, कि अगर बच्चा कहता है स्कूल के समय पे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, और माँ उसको स्कूल न जाने के लिए हाँ कह देती है, तो अगली बार क्या होगा, जब भी उसे स्कूल नहीं जाना होगा तो वो इसका बहाना बनाएगा। तो इसी तरीके से व्यक्ति फोबिया के लक्षण को सीख लेता है कि वो अपनी चिंता से मुक्ति पा सके इस वजह से। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स कहते हैं कि जो फोबिया के लक्षण उत्पन्न होने का कारण हमारे संज्ञान है, कि जो व्यक्ति बहुत ही वीक पर्सनैलिटी का होता है, वो कम खतरनाक परिस्थितियों को भी बहुत अधिक खतरनाक परिस्थिति परसीव करता है, और जब उसे लगता है कि सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उस पर काबू नहीं पा सकता, तो इसलिए भी उसके अंदर फोबिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि फोबिया को कैसे सही किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी मीन्स कि दवाएं, जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंटी एंजाइटी ड्रग्स या जो डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जो कि जिनको हम बार्बिचुरेट्स भी कहते हैं, उनके द्वारा फोबिया का इलाज किया जाता है। और इसके साथ
कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं जिसमें साइको एनालिटिकल थेरेपी, जिससे अचेतन मन तक पहुंच करके अचेतन मन में छिपी हुई जो बातें हैं उनको अप्रकट उनको प्रकट किया जाता है, उनके बारे में व्यक्ति को अवगत कराया जाता है, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी में व्यक्ति की सोच को, उसके थॉट प्रोसेस को सही किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी में उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा। तो ये हमारे पास 4 विधियां हैं जो कि फोबिया को जिनके माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम इतना ही ये इसके साथ ही हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।